The bill is passed. वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं। इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। भारी तादाद में लोग जो है वो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अब उतर गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस फैसले से राहुल गांधी को झटका लगा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अंतर्राष्ट्रीय मुलाकात क्यों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है? इन दो सवालों के जवाब तलाशें, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आपने देखी उस पर जरा गौर फरमाया जाए। जुमे का दिन, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद का माहौल और संसद के बाद सड़क पर उठती हुई तपिश। रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में तनाव महसूस किया जा सकता है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम, इसमें ये जो गीत के बोल हैं इसमें सबसे ज़्यादा जोर प्रीत पर दिया गया है, लेकिन वो प्रीत गाहे बगाहे क्यों शंका के दायरे में आ जा रही है? इसी गंभीर सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios and Sensodyne Cake. That's the power of pistachio. वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद सड़क पर देश के कई हिस्सों में विरोध दिखा। सड़क पर आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ले चलते हैं बंद कमरे से आई एक तस्वीर पर। हमने कल आपको एक बताया था अपने शो में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड पहुंचे हुए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उनसे उठाया। यूनुस ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उनकी जांच करने की बात भी कही। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात रही। वो ऐसे वक्त में हुई जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है और यूनुस उनके धुर विरोधी हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान में कहा कि थाईलैंड में हुई ये मुलाकात लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने पर जोर दिया। इस दौरान बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी दोहराई गई। शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है, मैं इसके बारे में बातचीत हुई थी और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अब इस मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करते हैं। प्रधानमंत्री ने हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली किसी भी घटना का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भी पड़ता है। भारत एक शांत और स्थिर बांग्लादेश चाहता है, क्योंकि ये दोनों देशों के आपसी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की बात हुई। ये बयान दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश से भारत में हो रही अवैध घुसपैठ पर भी चिंता जताई। कहा कि इसे रोकने के लिए एजेंसियों को सख्ती से काम करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस मुलाकात के दौरान उत्तर पूर्व भारत पर मोहम्मद यूनुस की हालिया टिप्पणी भी चर्चा का विषय रही। यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को घिरा हुआ और बांग्लादेश को उसका गार्जियन, जो समुद्र का इलाका है, उसका गार्जियन खुद को बताया था। साथ ही चीन को बुला करके घेराबंदी की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वहां विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। यूनुस को ऐसी जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो। इसके बाद यूनुस ने पीएम मोदी को एक तस्वीर उपहार में दी।
तस्वीर साल 2015 की है, जब यूनुस और पीएम मोदी इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान मुंबई में मिले थे। हम जानते हैं कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल हो जाने के बाद से बांग्लादेश गाहे बगाहे भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से बांग्लादेश को अश्योरेंस देने की, भरोसा देने की कोशिश की है। ये मुलाकात न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि इससे दक्षिण एशिया में भी शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। चूंकि ये सिर्फ दो ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाली खबर थी, इसलिए आपसे पहले हमने इसको साझा किया। लेकिन अब दिन के हॉट टॉपिक पर लौटते हैं। हमने 3 अप्रैल के शो में आपको राज्यसभा में हुई बहस के बारे में बताया था। सदन पर देर रात जो वक्फ विधेयक है उस पर वोटिंग हुई, जहां ये पारित हो गया। विपक्षी सांसदों के सुझाए गए संशोधन ध्वनि मत से गिर गए। राज्यसभा में वोटिंग से पहले एनडीए के पास 125 सांसदों का सपोर्ट था, लेकिन इस बिल के समर्थन में 128 मत पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजू जनता दल ने यू टर्न ले लिया था, अपनी राय बदल ली थी। पार्टी ने पहले इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया था, फिर कहा कि सांसद अपने विवेक से फैसला लें। उनके ऊपर से व्हिप हटा दी गई। खबरों के मुताबिक बीजेडी के 7 राज्यसभा सांसदों में से कुछ ने इसके समर्थन में वोट किया। ये तो रही कल की बात। आज क्या हुआ? इस बीच बिहार से भी कुछ खबरें आई। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 2 अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नेताओं के नाम मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद नवाज मलिक। दोनों ने नीतीश कुमार को अलग अलग चिट्ठियां लिखी, कहा कि पार्टी के इस बिल के समर्थन में आ जाने से मुस्लिम समुदाय का विश्वास हिल गया है। लेकिन जब नेताओं के इस्तीफे की खबर आई तो जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से प्रतिक्रिया मांगी गई। पार्टी के सांसद ललन सिंह ने कहा कि ये लोग उनकी पार्टी के नेता हैं ही नहीं। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है, कि बहुत भारी नेता है जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। इस बीच ये भी खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस खबर की पुष्टि भी की। सूत्रों के हवाले से आई जो खबरें हैं उनकी माने तो कांग्रेस पार्टी अभी इस याचिका को ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया में है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस याचिका को कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल के.सी. वेणुगोपाल द्वारा दायर किया जाएगा। ये तो ही राजनीति की बात। अब देखिए राजनीति का जमीन पर असर। 4 अप्रैल शुक्रवार यानी जुमे का दिन वक्फ बिल के विरोध में कई मिली तंजीमों ने दरख्वास्त रखी थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून का, इस विधेयक का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही थी कि मस्जिदों में होने वाली जुमे की नमाज के बाद कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ न जाए। लिहाजा देश के अलग अलग इलाकों से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आईं। जो है जब ये वक्फ संशोधन का बिल जो है पास हुआ उसके बाद से आज जो पहले जुमे की नमाज है और रामनवमी का भी जो है पर्व आने वाले दिनों में है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं। देखिए कितने भारी पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और आरआरएफ के अलावा जो पीएसी के जवान है, सीओ अनुज चौधरी हैं, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर भारी पुलिस फोर्स के साथ इस वक्त संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। सर, किस तरीके की तैयारियां से संभल में रखी है? आगामी त्योहारों को दृष्टि रखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह शांति है। यह रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया है और सोशल मीडिया के में भी सभी पोस्टों पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से सभी चौराहों और व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, गश्त मार्च चल रही है। पीएसी और लखनऊ पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे इलाके में। क्षेत्रवार ये सेंसिटिविटी बढ़ाई गई है कि हर जगह पर, चाहे गली मोहल्ला मिश्रित आबादी का क्षेत्र हो या फिर संवेदनशील इलाके, सभी जगहों पर पुलिस फोर्स इसी तरीके से रूट मार्च कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल, बहराइच, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नोएडा जैसे जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी हुई। लखनऊ में 61 हॉटस्पॉट्स को सेंसिटिव जोन में डाला गया है। एसएसपी की 1 और पीएसी की 4 कंपनियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 12 गेजेटेड और 1000 नॉन गेजेटेड अधिकारियों की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहां हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इधर दिल्ली के शाहीन बाग में भी फ्लैग मार्च किया गया। गुजरात के अहमदाबाद से भी एक खबर आई। वहां जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन कर लिया। अहमदाबाद सरीखे दृश्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भी आए। वहां
जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। उनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं, यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए। सीधी बात जो है वो वहां पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। हालांकि उनको मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए पुलिस सबको डिटेन कर रही है, तो इसीलिए जो है वो बिल का विरोध किया जाए। इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। ये हमारे साथ बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है और ये पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में इस बात को हम पहुंचा के रहेंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। जो जुम्मे का नमाज था उसके बाद भारी तादाद में लोग जो है वो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अब उतर गए हैं। ये जो जगह है ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और यहाँ पे इस वक्त जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जो पूरा कोलकाता का, सेंट्रल कोलकाता का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ठप हो गया। आप सुन सकते हैं किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या प्लाकार्ड है आप देख सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल डिस्ट्रॉयज आर्टिकल 26 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जा रहा है। कहीं पे ये कहा जा रहा है क्लेमिंग फेयरनेस ऑफ वक्फ मैनेजमेंट व्हाइल इग्नोरिंग द कम्युनिटीज रेजिस्टेंस इज श्योर हिपोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी सरकार ने जिस तरह से वक्फ बिल को पास कर दिया है और मेजॉरिटी उनके पास था, लोकसभा में, राज्यसभा में भी देखने को मिला, उसके खिलाफ इस वक्त जो गुस्सा है लोगों का वो यहाँ पे इस तरह से उमड़ के आया है। आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो रामनवमी का भी जिक्र आया और 6 अप्रैल को रामनवमी है। इस त्योहार के इर्द गिर्द तनाव और राजनीतिक टकराव की आशंका की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको याद हो कि बीते कुछ सालों में रामनवमी की यात्रा के दौरान देश के कुछ हिस्सों से हिंसा की खबरें आ चुकी हैं, इसलिए इस बार अतिरिक्त सतर्कता की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। 3 अप्रैल से कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन तनाव की ये स्थिति हुई क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल में बीते कुछ वर्षों में रामनवमी का त्यौहार हिंसा के केंद्र में रहा है। अगर बीते 2 साल की ही बात करें तो साल 2023 में रामनवमी जुलूस के दौरान नॉर्थ दिनाजपुर, इस्लामपुर, हुगली और हावड़ा में पत्थरबाजी हुई, दर्जन भर गाड़ियों में आग लगाई गई, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इस पूरी हिंसा में एक व्यक्ति की मौत और करीब 15 लोग घायल हुए थे। इसी तरह 2024 में मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ, बम फेंके जाने के आरोप लगे। हिंसा के इस एपिसोड में लगभग 18 लोग घायल हुए। अब साल 2025 की रामनवमी की तारीख आई तो विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने ऐलान किए, कहा कि रामनवमी पर राज्य भर में 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और इस पर भाजपा नेताओं की ओर से बयान आए कि इन तमाम रैलियों में 1.5 करोड़ हिंदू भाग लेंगे। ये सीधा हिंदू विरोधी सरकार है, लेकिन हिंदू लोग इस बार कोई प्रेशर में आने वाला नहीं है। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू जनता सड़क में आएगा, हर घर में भगवा झंडा लहराएगा, हर एरिया में जय श्री राम का गूंज बहुत जोर से आवाज से के साथ उठेगा। देख लेना, बंगाल में हिंदू अपना ताकत सरस्वती पूजा में दिखाया, फिर एक बार रामनवमी में दिखाना वाला है। हिंदू तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रामनवमी ठीक से बीते इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ईद पिछली बार भी शांति से हुआ था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस और सारे सेकुलर लोगों से कि ईद में तो पत्थर नहीं चलता, ईद के नमाज पे कोई हिंदू जाके पत्थर नहीं मारता, तो रामनवमी में क्यों पत्थर मारा जाता है? ये सवाल तो पहले इसका आंसर तो ढूंढिए। जोर शोर से रामनवमी मनाइए, रास्ते पे उतरे और पूरी ताकत से रामनवमी जय श्री राम बोल के मनाइए। राज्य सरकार की भी प्रतिक्रिया आई। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। इन बयानबाजियों के बीच राज्य के मालदा जिले की घटना ने पुलिस अधिकारियों की पेशानी पर बल ला दिए। दरअसल 26 मार्च को मालदा में रामनवमी की रिहर्सल रैली निकाली गई। पुलिस के मुताबिक जैसे ही ये रैली मोठाबाड़ी इलाके में मौजूद मस्जिद के सामने पहुंची, कुछ लोगों ने मस्जिद के पास आतिशबाजी शुरू कर दी। 2 धार्मिक समुदायों में हिंसा हुई, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी। पुलिस ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया और बल प्रयोग से स्थिति को काबू में लाया गया।
बात और बिगड़ी जब शुवेंदु अधिकारी के साथ भाजपा नेताओं के एक दल को मोठाबाड़ी पहुंचने से रोक दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने रामनवमी यात्राओं की परमिशन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आयोजन समितियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 4 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता से सटे हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी। अदालत ने कुछ शर्तें तय की। रैली में हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी, बाइक रैली निकालने या डीजे पर पाबंदी होगी, रैली में 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं, सभी जुलूस जीटी रोड के एक ही मार्ग से होकर के निकलेंगे। इस खबर में इतना ही। अब अगली खबर। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस का टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। बात करते हैं मलयालम फिल्म L2 एम्पुरान के बारे में। 4 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर गोकुलम गोपालन के चेन्नई स्थित आवास पर छापा मारा। छापे के पीछे के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन खबरें बताती हैं कि ये एक चिट एंड फंड कंपनी से जुड़ा केस है। दरअसल गोपालन श्री गोकुलम चिट्स एंड फाइनेंस नाम की एक कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी ने हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, हेल्थ, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश किया हुआ है। लेकिन छापे की खबर एक सुगबुगाहट के साथ आई। कहीं ये एम्पुरान पर हो रहे विवाद की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि एम्पुरान फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों की वजह से दक्षिणपंथी संगठन नाराज हैं। क्या है ये पूरा विवाद, आइए जानते हैं। साल 2019 में एक मलयालम फिल्म आई थी लूसीफर। इसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने बनाया था। साल 2025 की 27 मार्च को इस फिल्म का सीक्वल सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। नाम L2 एम्पुरान। इसमें लीड रोल में है मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन। फिल्म रिलीज के बाद इसके कुछ दृश्यों पर विवाद हुआ। मसलन फिल्म के एक दृश्य में एक हिंदुत्ववादी संगठन के लोग मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के हमला करते हैं। दिखाया जाता है कि एक धर्म को मानने वाला शख्स दूसरे धर्म की गर्भवती महिला से बलात्कार करता है। इस सीन में बाबा बजरंगी नाम का एक किरदार है जो हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व करता है। इस सीन को साल 2002 के गुजरात दंगों से जोड़ करके भी देखा गया। इसके अलावा फिल्म में एक और सीन है जहां एक राजनीतिक पार्टी एक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि यह गठबंधन केरल की संस्कृति के लिए खतरा है। सुनते हैं ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी को, जो इस फिल्म के प्लॉट और विवादित दृश्यों के बारे में और जानकारी शेयर कर रहे हैं। L2 एम्पुरान की वो कहानी जान लेते हैं जो इस विवाद के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। ये स्टीफन नेडुम्पल्ली नाम के आदमी की कहानी है। असल में इस आदमी का एक और रूप है, वो है कुरैशी अब्राम। कुरैशी अब्राम एक बड़ा ताकतवर आदमी है, ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट है, उसका बड़ा मिस्टीरियस सा लीडर है। मोहनलाल ने इस रोल को प्ले किया है। उसको बहुत साल पहले जायद मसूद नाम का एक बच्चा कहीं मिलता है, उसको बचाता है, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको ट्रेन करने जा रहे होते हैं या पकड़ रखा होता है। ये बच्चा 2002 गोधरा दंगों में अपने परिवार को खो के आया है। उसके परिवार को उसके सामने मार दिया गया, बचा के वो आया है। ये इस मोहनलाल के कैरेक्टर के साथ हो जाता है, बड़ा होता है, इसी क्राइम सिंडिकेट का बहुत बड़ा नाम बन जाता है। ये है, फिर फिल्म बहुत सारी चीज़ों को गुजरती है और एंड में ये होता है कि ये दोनों मिलके उसी दंगों वाली जगह पे उन 2 लोगों को मार देते हैं जिसने उस बच्चे के परिवार को मारा था। जिन लोगों को मारते हैं उसमें से एक का नाम होता है बाबा बजरंगी, एक का नाम होता है मुन्ना। इसी बाबा बजरंगी नाम पे भी आपत्ति हुई थी, जिसको बदला भी गया है। एक रेफरेंस देखना जरूरी है कि क्या L2 एम्पुरान इतनी विवादित फिल्म है क्योंकि इन गोपी की जो पिछली फिल्म 2022 में आई थी जिसका स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा था थीरप्पू, वो अगर आप देखें तो L2 एम्पुरान से तो वो कई गुना अधिक विवादित आप उसको बोल सकेंगे, विस्फोटक कह सकते हैं। ऐसी चीजें उसके अंदर हैं कथित तौर पे। उसमें भी पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड रोल किया था, जिन्होंने L2 एम्पुरान को डायरेक्ट किया है। उस फिल्म में भी गोधरा के दंगों का जिक्र था, फुटेज थी, बाबरी विध्वंस की फुटेज थी, 4 दोस्तों की कहानी थी। उनमें जो 2 प्रमुख दोस्त होते हैं उसमें एक का नाम राम होता है, एक का नाम अब्दुल्ला होता है। बहुत सारे रूपक हैं इसके अंदर, प्रतीकात्मक बहुत सारी बातें, अनाप शनाप बातें हैं, पर कुल मिला के राम अब्दुल्ला है। फिल्म के एंड में राम होता है, अब्दुल्ला को मार देता है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे एक गणेश की मूर्ति होती है, ओपनिंग सीन होता है जिसमें गणेश की मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति समुद्र के किनारे आ लगती है, तो उसमें जो राम का किरदार है इसको नेगेटिव बताया गया है, वो उसको कचरा बोलता है। अयोध्या का जिक्र भी आता है, गांधी को गोली मारने का जिक्र भी आता है, मुस्लिम चरमपंथ के जिक्र भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सेंसिबल बातें भी बहुत सारी उसके अंदर है। कुल मिला के बात यह है कि आप देखें तो इसी फिल्म के राइटर की पिछली फिल्म तिरप्पू को लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ था, जबकि L2 एम्पुरान से कम 20-25 गुना अधिक कंटेंट है अगर आपको विवाद करना हो तो।
फिल्म के शुरुआती शोज के बाद ही इन सीन्स को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फिल्म के आलोचकों ने कहा कि ये दृश्य हिंदू समुदाय की गलत छवि पेश कर रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हुए और हुई बयानबाजी। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी इस विवाद पर टिप्पणी की, कहा कि भाजपा इस विवाद में शामिल नहीं है। I don't know how this is a controversy, but controversies are manufactured by the Congress and the India Alliance because they have really nothing positive to say. Our party's position has been a movie is a movie. Don't consider it anything more or less than a movie. But this particular movie, I have decided after all the cuts that are going to happen that I will not watch it because I have so many other things to do. बात संसद तक भी पहुंची। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और भाजपा सांसद सुरेश गोपी में जमकर बहस हुई। To have a re-release of 51 cuts, TP Chandrasekharan. Left, right, left. Left, right, left. Please sit down. Please. Not. Through I you, will not sir. allow you. Please sit down. Listening. विवाद बढ़ा तो फिल्म से जुड़े लोगों को बहस में उतरना पड़ा। फिल्म के लेखक मुरली गोपी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि हर किसी को अपने ढंग से फिल्म को इंटरप्रेट करने का, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। विवाद बढ़ा तो फिल्म बनाने वालों ने विवादित हिस्से डिलीट करने का फैसला लिया। एक्टर मोहनलाल ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। मेकर्स ने यह भी साफ किया कि वो किसी डर या धमकी की वजह से अपनी फिल्म में ये बदलाव नहीं कर रहे। फिल्म के को प्रोड्यूसर एंटनी पेरमवूर ने कोच्चि में प्रेस से बात करते हुए कहा कि डरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम एक समाज में रहते हैं, हमारी मंशा कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अगर कोई हमारी फिल्म से नाखुश है तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन शिकायतों को सुनें और दूर करें। इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि फिल्म के विवादित हिस्सों को एडिट किया जाएगा। तकरीबन 2 मिनट और कुछ सेकंड के सीन्स को फिल्म से हटा दिया गया है। हमने ये फैसला किसी की धमकी या दबाव में नहीं किया है। फिल्म के प्रिंट में ये लगभग 2 मिनट का कट लगाया गया। फिल्म बनाने वालों को लगा कि इतना काफ़ी होगा। उन्होंने संशोधित प्रिंट सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया, लेकिन सेंसर बोर्ड ने निर्देश दिए कि कुल 24 कट्स लगने हैं। इसमें वो सीन भी शामिल है जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिखाई गई है। निर्देश ये भी आए कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और सीन हटाए जाएं। निर्देश माने गए और इसके अलावा फिल्म के किरदार का नाम जो बाबा बजरंगी जिसका नाम था, उसका नाम बदल करके बलदेव कर दिया गया। काट छांट के बाद फिल्म का नया कट सिनेमाघर में आया और फिर आंकड़ा आया 100 करोड़ के साथ ये फिल्म 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म हुई। तो चाहे सड़क हो, संसद हो या सिनेमा, धर्म और उसकी राजनीति का प्रभाव खूब देखने को मिल रहा है। आप इस पर नज़र बनाए रखिए। तीनों ही समाज को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए जागरूक रहने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। और क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है आपको दिन की सुर्खियां बताना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने एक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी के मामले में समन भेजा गया था। जिस टिप्पणी की बात हो रही है राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। राहुल गांधी ने निचली अदालत के समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि राहुल गांधी के पास इस समन के खिलाफ निचली अदालत में ही जाने का विकल्प है। पिछले साल दिसंबर में लखनऊ के एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को समन होने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर को एक ऐसा ब्रिटिश सर्वेंट बोला जिसे पेंशन मिलती थी। कहा कि इस बयान से समाज में घृणा, नफरत फैली है, ताना बाना बिगड़ा है। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में गांधी के खिलाफ केस बन रहा है। गांधी के खिलाफ यानी राहुल गांधी के खिलाफ एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पांडे सबसे पहले एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए थे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से सावरकर पर ऐसी टिप्पणी की है। ये भी कहा कि महात्मा गांधी सावरकर को देशभक्त कहते थे। एसीजेएम ने पांडे की शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो सेशंस कोर्ट गए। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और राहुल गांधी को समन भेज दिया। हाल फिलहाल में इसी कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का फाइन भी लगाया था क्योंकि वो इस मामले की सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए थे। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और बनाने पर लगा बैन नहीं हटेगा। दरअसल पटाखे बनाने और बेचने वालों ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी। बैन पर फिर से विचार करने को कहा था। दलील दी थी कि बैन से उनकी कमाई और कारोबार पर असर पड़ रहा है। मांग की गई कि बैन केवल 3-4 महीने खासकर सर्दियों में ही लगाया जाए, लेकिन जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने
की याचिका, ये अर्जी खारिज कर दी। कहा कि जब तक पटाखे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं हो जाते, इस बैन को नहीं हटाया जा सकता। जस्टिस अभय अशोका की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर इंसान को साफ हवा में जीने और सेहतमंद रहने का हक है। ये जिंदगी के बुनियादी अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी की तकलीफ को समझा जाए। हर कोई एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता। कोर्ट ने बोला कि जरा सड़कों पर काम करने वाले लोगों के बारे में सोचिए, जो दिन भर बाहर रहते हैं, वो इस प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हर किसी के घर या ऑफिस में एयर प्यूरिफायर नहीं लगा होता है। अब चलते चलते प्रीत की बात करने वाले सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार की बात करते हैं। 4 अप्रैल को मनोज कुमार का निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। सुबह से ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हंसल मेहता ने बताया कि कैसे किसी ज़माने में मनोज उनके दादा के मरीज थे। आज के समय का मिस्टर भारत कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने उन्हें याद किया। लेकिन मनोज कुमार की लेगेसी सिर्फ इतनी नहीं कि भारत कुमार जैसे 2 शब्दों में समेट कर रख दिया जाए। ये सच है कि उन्होंने घूमने वाली टेबल पर बैठकर अंग्रेज़ों के सामने भारत का योगदान गिनाया। जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करने के लिए एक हाथ में हल, दूसरे में बंदूक उठाई, मगर उनके काम की गहराई इससे भी ज़्यादा थी। मनोज कुमार वो शख्सियत रहे जिनके लिए मास्टर क्राफ्ट्समैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने फिल्म बनाने को कहा तो ट्रेन यात्रा में उसकी कहानी लिख डाली। 1965 में आई शहीद में भगत सिंह का ऐसा चित्रण किया कि उनकी असली माँ विद्यावती की आंखें भर आईं। मनोज कुमार सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं सोचते थे, वो एक राइटर भी थे, डायरेक्टर भी और ज़रूरत पड़ने पर एडिटर भी। शोर, वो कौन थी, क्रांति और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्में इस बात की साक्षी हैं। तो मनोज कुमार को ललन टॉप की ओर से श्रद्धांजलि। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।